दिल्ली की कहानी किसी एक शहर की कहानी नहीं है। ये तो कई शहरों की दास्तां है जो एक के ऊपर एक बसते चले गए। जब भी हम दिल्ली का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में इंडिया गेट, संसद भवन और चौड़ी सड़कों की तस्वीर उभरती है। लेकिन ये तो बस आज की दिल्ली है जिसे हम नई दिल्ली कहते हैं। इसकी असली कहानी तो हजारों साल पुरानी है, जो धूल की परतों के नीचे दबी हुई है। हर जमाने ने इस शहर को अपना एक नाम दिया, अपनी एक पहचान दी। कभी ये इंद्रप्रस्थ कहलाई तो कभी शाहजहानाबाद। हर बादशाह, हर हुकूमत ने यहाँ अपनी निशानी छोड़ी, जो आज भी इसके कोने कोने में बिखरी पड़ी है। ये शहर सिर्फ इमारतों और सड़कों का जाल नहीं, बल्कि यादों और किस्सों का एक जीता जागता संग्रहालय है। इस शहर की मिट्टी में कई सल्तनतें दफन हैं। कहते हैं कि दिल्ली 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी। हर बार जब इसे तबाह किया गया तो ये और भी मजबूती से खड़ी हुई। इसकी गलियों में घूमते हुए ऐसा लगता है मानो वक्त ठहर गया हो। एक तरफ जहां मुगल काल की आलीशान हवेलियां हैं, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों के बनाए हुए भव्य बंगले। यहाँ की हवा में इतिहास की खुशबू घुली हुई है। यमुना नदी के किनारे बसा ये शहर हमेशा से ताकत का केंद्र रहा है। जिसने भी हिंदुस्तान पर राज करने का सपना देखा, उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने की कोशिश की। इसीलिए दिल्ली की कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बनने और बिगड़ने की कहानी है। सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस शहर को पहली बार बसाया होगा। वो क्या सोचते होंगे? क्या उन्होंने कभी कल्पना की होगी कि एक दिन उनकी बसाई हुई जमीन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी बनेगी? यहाँ के खंडहर भी कहानियां सुनाते हैं। महरौली के पास बिखरे हुए पुराने कबीलों के अवशेष हों या तुगलकाबाद का वीरान किला, हर पत्थर के पीछे एक राज छिपा है। ये शहर एक पहेली की तरह है, जिसे जितना सुलझाने की कोशिश करो, ये उतना ही उलझता जाता है। इसकी कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा। उस दौर में जब ये सिर्फ एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जो धीरे धीरे एक महान साम्राज्य की राजधानी बन गया। दिल्ली का दिल बहुत बड़ा है। इसने हर किसी को अपनाया है। अलग अलग दौर में अलग अलग जगहों से लोग यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, सब कुछ दिल्ली की संस्कृति का हिस्सा बन गया। इसीलिए यहाँ एक अजीब सी कशिश है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। ये शहर कभी सोता नहीं है। दिन में जहाँ दफ्तरों और बाजारों की चहल पहल रहती है, वहीं रात में इसकी सड़कें रोशनियों से नहा जाती हैं। चलिए आज हम और आप मिलकर दिल्ली की इसी कहानी के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि कैसे एक छोटा सा इलाका आज की नई दिल्ली बना। दिल्ली का सबसे पहला जिक्र हमें महाभारत की कहानी में मिलता है। उस जमाने में इसका नाम इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। ये पांडवों की राजधानी थी। कहानी कुछ यूं है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच राज्य का बंटवारा हुआ, तो पांडवों को यमुना नदी के किनारे एक वीरान और ऊबड़ खाबड़ जमीन का टुकड़ा मिला, जिसे खांडवप्रस्थ कहते थे। ये जगह सांपों और राक्षसों से भरी हुई थी, लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत और लगन से इस जगह को एक खूबसूरत शहर में बदल दिया। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की मदद से उन्होंने इस जंगल को साफ किया और विश्वकर्मा जी ने यहाँ एक भव्य महल और शहर का निर्माण किया, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ इतना सुंदर और आलीशान था कि उसकी चमक से देवता भी हैरान रह जाते थे। इसके महल ऐसे बने थे कि पानी की जगह जमीन और जमीन की जगह पानी का भ्रम होता था। इसी महल में दुर्योधन एक बार धोखे में आ गए थे और द्रौपदी ने उन पर हंसते हुए कहा था, अंधे का बेटा अंधा। माना जाता है कि यही घटना महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण बनी। आज का पुराना किला जो दिल्ली में है, कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी जगह पर बसा है जहां कभी पांडवों का इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। हालांकि इसके कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन लोगों की आस्था और कहानियों में इंद्रप्रस्थ आज भी जिंदा है। जब पुरातत्व विभाग ने पुराने किले के आसपास खुदाई की, तो उन्हें कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन और अवशेष मिले जो महाभारत काल के माने जाते हैं। ये बर्तन एक खास तरह के थे जिन्हें पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है। ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस इलाके में हजारों साल पहले भी इंसानी बस्तियां थीं। ये बस्तियां शायद उतनी भव्य न रही हों जितनी कहानियों में बताई जाती हैं, लेकिन ये दिल्ली के इतिहास की पहली कड़ी जरूर है। ये हमें बताती है
कि दिल्ली हमेशा से एक महत्वपूर्ण जगह रही है, जहां लोग रहते थे, सपने देखते थे और अपनी जिंदगी जीते थे। इंद्रप्रस्थ की कहानी दिल्ली को एक पौराणिक पहचान देती है। आज भी दिल्ली के लोग पुराने किले को पांडवों के किले के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि एक विश्वास है जो दिल्ली को उसके गौरवशाली अतीत से जोड़ता है। इंद्रप्रस्थ की कथा हमें सिखाती है कि कैसे मेहनत और इरादे से एक बंजर जमीन को भी स्वर्ग बनाया जा सकता है। दिल्ली ने बार बार इस बात को साबित किया है। हर तबाही के बाद ये शहर फिर से उठा है, ठीक वैसे ही जैसे पांडवों ने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया था। दिल्ली की कहानी की शुरुआत इसी उम्मीद और रचना की भावना से होती है, जो आज भी इसकी रग रग में बसी हुई है। महाभारत काल के बाद कई सदियों तक दिल्ली का इतिहास थोड़ा धुंधला सा है, लेकिन 8वीं सदी के आसपास तोमर वंश के राजपूत राजाओं ने इस इलाके में अपनी राजधानी बसाई। राजा अनंगपाल तोमर ने लाल कोट नाम का एक किला बनवाया, जो आज के महरौली इलाके में है। ये दिल्ली का पहला किला माना जाता है, जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। तोमर राजाओं ने यहाँ कई सालों तक राज किया। उन्होंने इस शहर को एक नई पहचान दी और इसे व्यापार और संस्कृति का एक छोटा केंद्र बनाया। उनकी बनाई हुई दीवारें और इमारतें आज भले ही खंडहर हो चुकी हों, लेकिन वे उस दौर की कहानी कहती हैं जब दिल्ली एक राजपूत गढ़ हुआ करती थी। 12वीं सदी में अजमेर के चौहान राजपूत राजाओं ने तोमरों को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इनमें सबसे मशहूर नाम पृथ्वीराज चौहान का है। उन्होंने लाल कोट किले को और बड़ा किया और उसका नाम किला राय पिथौरा रखा। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही बहादुर और शक्तिशाली राजा थे। उनकी वीरता के किस्से आज भी राजस्थान और दिल्ली के इलाकों में सुनाए जाते हैं। उनके दौर में दिल्ली एक मजबूत और समृद्ध राज्य बन चुका था, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सन 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। मोहम्मद गौरी की जीत के साथ ही दिल्ली में राजपूतों का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। गौरी ने अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया और वापस लौट गया। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया और गुलाम वंश की नींव रखी। यहीं से दिल्ली सल्तनत का दौर शुरू हुआ, जो लगभग 300 सालों तक चला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, जो आज दिल्ली की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है। ये मीनार जीत का प्रतीक थी, जो दिल्ली में एक नए शासन की शुरुआत का ऐलान कर रही थी। दिल्ली सल्तनत के दौरान कई वंशों ने दिल्ली पर राज किया, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश। हर सुल्तान ने दिल्ली में अपनी एक अलग पहचान छोड़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनवाया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का विशाल शहर बसाया। ये शहर आज भले ही वीरान पड़ा हो, लेकिन इसकी ऊंची दीवारें और मजबूत बुर्ज उस दौर की ताकत की गवाही देते हैं। इस तरह राजपूतों की छोटी सी दिल्ली सल्तनत काल में एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी बन गई, जिसने पूरे उत्तर भारत पर अपना परचम लहराया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई ने दिल्ली की तकदीर एक बार फिर बदल दी। बाबर ने दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर और उसके बेटे हुमायूं ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन मुगलों के दौर में दिल्ली को असली शान मिली बादशाह शाहजहां के वक्त में। शाहजहां को आगरा की गर्मी और भीड़-भाड़ पसंद नहीं थी। वो एक नई राजधानी बनाना चाहते थे, जो उनकी शान और शौकत के मुताबिक हो। इसलिए उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक नया शहर बसाने का फैसला किया। इस शहर का नाम रखा गया शाहजहानाबाद, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। शाहजहानाबाद को बहुत ही सोच समझकर बसाया गया था। इसके बीचों बीच लाल किला था, जो बादशाह का महल था। लाल किले से एक सीधी और चौड़ी सड़क निकलती थी, जिसे चांदनी चौक कहा जाता था। इस सड़क के दोनों तरफ खूबसूरत बाजार और हवेलियां थी। शहर को एक मजबूत दीवार से घेरा गया था, जिसमें आने जाने के लिए 14 दरवाजे थे, जैसे कि कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और दिल्ली गेट। शाहजहानाबाद उस दौर का सबसे आधुनिक और खूबसूरत शहर था। यहाँ बड़ी बड़ी मस्जिदें, बाग बगीचे और नहरें थीं,
जो शहर की सुंदरता में चार चांद लगाती थी। जामा मस्जिद, जो आज भी भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, शाहजहां ने ही बनवाई थी। ये शहर सिर्फ इमारतों का ही नहीं, बल्कि तहजीब और संस्कृति का भी केंद्र था। यहाँ शायरों की महफिलें जमती थीं, जहाँ मिर्जा गालिब जैसे बड़े शायर अपनी गजलें सुनाते थे। यहाँ का खाना पीना भी बहुत मशहूर था। पराठे वाली गली के पराठे और करीम के कबाब आज भी उतने ही लजीज हैं जितने उस जमाने में हुआ करते थे। शाहजहानाबाद की गलियों में एक अलग ही रौनक थी। हर त्योहार यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, चाहे वो ईद हो या दिवाली। ये शहर गंगा जमुनी तहजीब का एक बेहतरीन नमूना था, जहाँ हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और यहाँ भयानक लूटपाट की। वो अपने साथ तख्त-ए-ताउस और कोहिनूर हीरा भी ले गया। इस हमले ने दिल्ली को बुरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद भी कई हमले हुए और धीरे धीरे शाहजहानाबाद की चमक फीकी पड़ने लगी। जो शहर कभी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिना जाता था, वो अब अपनी पुरानी शान की एक परछाई बनकर रह गया था। मुगलों का सुनहरा दौर अब खत्म हो चुका था। 1857 का साल हिंदुस्तान के इतिहास में सच कहें तो एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। मेरठ से शुरू हुई सिपाहियों की बगावत जल्द ही पूरे उत्तर भारत में फैल गई। बागी सिपाहियों ने दिल्ली पहुंचकर कमजोर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। कुछ महीनों के लिए दिल्ली आजाद हो गई, लेकिन अंग्रेजों ने जल्द ही वापसी की। उन्होंने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया और शहर में भयानक कत्लेआम मचाया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून, जो आज का यांगून है, वहां भेज दिया गया और इस तरह हिंदुस्तान में मुगल राज का हमेशा के लिए अंत हो गया। अब दिल्ली सीधे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आ गई थी। शुरू में अंग्रेजों ने कलकत्ता, जिसे आज हम कोलकाता कहते हैं, को अपनी राजधानी बनाए रखा। कलकत्ता उस वक्त भारत का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी शहर था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों को ये महसूस होने लगा कि कलकत्ता भारत के पूर्वी कोने में है और वहां से पूरे देश पर नजर रखना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन भी तेजी से बढ़ रहा था, जो अंग्रेजों के लिए एक सिरदर्द बन गया था। वे एक ऐसी राजधानी चाहते थे जो ज्यादा सुरक्षित हो और भारत के केंद्र के करीब हो। उनकी नजर दिल्ली पर पड़ी। दिल्ली का हजारों साल का इतिहास था और ये हमेशा से सत्ता का केंद्र रही थी। 12 दिसंबर 1911 को एक ऐतिहासिक दिन आया। उस दिन दिल्ली में एक बहुत बड़ा दरबार लगा, जिसमें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भी शामिल हुए। इसी दरबार में राजा जॉर्ज पंचम ने ये ऐलान किया कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी। ये एक बहुत बड़ा फैसला था जिसने सबको चौंका दिया। इस फैसले के पीछे कई कारण थे। एक तो दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व था और दूसरा अंग्रेज मुगलों की पुरानी राजधानी के बगल में अपनी एक नई शानदार राजधानी बनाकर ये दिखाना चाहते थे कि अब हिंदुस्तान के असली बादशाह वही हैं। वे एक ऐसा शहर बनाना चाहते थे जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत और शान को दर्शाए। इस ऐलान के बाद एक नई दिल्ली बनाने की तैयारियां शुरू हो गई। ये काम बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण था। शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली बहुत भीड़ भाड़ वाली और तंग गलियों वाली थी। अंग्रेज एक खुला, हरा भरा और व्यवस्थित शहर बनाना चाहते थे। उन्होंने रायसीना की पहाड़ी के आसपास की जमीन को इस काम के लिए चुना। ये जगह थोड़ी ऊंचाई पर थी और यहाँ से पूरे शहर पर नजर रखी जा सकती थी। इस नए शहर को बनाने की जिम्मेदारी दो मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को सौंपी गई। यहीं से उस शहर की कहानी शुरू होती है, जिसे आज हम लुटियंस दिल्ली या नई दिल्ली के नाम से जानते हैं। नई दिल्ली को बनाने का काम एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा था। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने मिलकर एक ऐसे शहर का नक्शा तैयार किया जो दुनिया में अपनी मिसाल आप होता। उनकी सोच सिर्फ इमारतें बनाने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसा माहौल तैयार करने की थी जो ब्रिटिश राज्य की अजमत यानी महानता को दिखाए। उन्होंने चौड़ी सीधी सड़कों का जाल बिछाया, जिनके दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगाए गए। इन सड़कों को इस तरह से डिजाइन किया गया था
कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे शहर बहुत व्यवस्थित और खुला खुला लगता था। ये पुरानी दिल्ली की तंग और घुमावदार गलियों से बिल्कुल अलग था। इस नए शहर का दिल था वायसरॉय हाउस, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। ये रायसीना की पहाड़ी पर बनाया गया था ताकि ये शहर की सबसे ऊंची और सबसे भव्य इमारत लगे। इसे बनाने की जिम्मेदारी लुटियंस की थी। वायसरॉय हाउस के सामने एक लंबा और चौड़ा रास्ता बनाया गया, जिसे किंग्सवे कहा जाता था, और आज हम उसे कर्तव्य पथ कहते हैं। इस रास्ते के दूसरे छोर पर इंडिया गेट बनाया गया, जो पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया एक स्मारक था। ये पूरा इलाका सत्ता के केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया था, जहां से पूरे साम्राज्य को चलाया जा सके। हर्बर्ट बेकर ने वायसरॉय हाउस के पास 2 बड़ी इमारतें बनाई, जिन्हें सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग कहा जाता है। आज ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के नाम से जानी जाती है, और इनमें भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। इन दोनों इमारतों के बीच से ही कर्तव्य पथ गुजरता है। लुटियंस और बेकर ने इन इमारतों को बनाते समय भारतीय और पश्चिमी वास्तुकला को मिलाने की कोशिश की। उन्होंने गुंबद, छज्जे और जालियों जैसे भारतीय तत्वों का इस्तेमाल किया, लेकिन इमारतों का मूल ढांचा पश्चिमी था। इसका मकसद ये दिखाना था कि ब्रिटिश राज भारतीय परंपराओं का सम्मान करता है, लेकिन सत्ता उसी के हाथ में है। नई दिल्ली को बनने में लगभग 20 साल लग गए। 13 फरवरी 1931 को इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया। ये एक नया, शानदार और हरा भरा शहर था, जो पुरानी दिल्ली के बिल्कुल बगल में खड़ा था। यहाँ बड़े बड़े बंगले, बाग बगीचे और गोल बाजार थे, जैसे कि कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस को शहर का कमर्शियल और शॉपिंग हब बनाया गया था। नई दिल्ली उस वक्त सिर्फ अंग्रेजों और कुछ अमीर भारतीयों के लिए थी। आम हिंदुस्तानी की पहुंच यहां तक नहीं थी। ये एक ऐसा शहर था जो ताकत, अनुशासन और शान का प्रतीक था, लेकिन इसमें पुरानी दिल्ली जैसी अपनापन और जिंदगी की चहल पहल नहीं थी। अंग्रेजों ने नई दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी के रूप में बनाया था, लेकिन वे यहां ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाए। 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ, और महज 16 साल बाद 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। वो एक ऐतिहासिक दिन था। वायसरॉय हाउस, जो कभी ब्रिटिश ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक था, अब भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान बन गया और राष्ट्रपति भवन कहलाया। किंग्सवे, जिस पर कभी अंग्रेज वायसरॉय की बग्घी चला करती थी, अब आजाद भारत की सेना की परेड का गवाह बनने वाला था। नई दिल्ली, जो एक गुलाम देश की राजधानी के रूप में बनी थी, अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी बन गई। लेकिन आजादी की ये सुबह अपने साथ बंटवारे का भयानक दर्द भी लेकर आई। देश 2 हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। इस बंटवारे ने दिल्ली को बुरी तरह प्रभावित किया। लाखों की संख्या में हिंदू और सिख शरणार्थी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों से अपना सब कुछ छोड़कर दिल्ली आए। उनके पास न घर था, न काम, सिर्फ आंखों में आंसू और दिल में दर्द था। दिल्ली की सड़कें, पार्क और खाली मैदान इन शरणार्थियों के कैंपों से भर गए। शहर की आबादी अचानक कई गुना बढ़ गई। जो दिल्ली कुछ लाख लोगों का शहर थी, वो रातों रात लाखों बेघर लोगों का ठिकाना बन गई। इस मुश्किल घड़ी में दिल्ली ने एक मां की तरह इन सभी लोगों को अपनी गोद में समेट लिया। सरकार ने उनके रहने के लिए नई कॉलोनियां बसाईं। लाजपत नगर, पटेल नगर, राजेंद्र नगर और तिलक नगर जैसे कई इलाके इन्हीं शरणार्थियों के लिए बसाए गए थे। इन लोगों ने बहुत मेहनत की। उन्होंने छोटे छोटे काम धंधे शुरू किए और अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। उनकी मेहनत ने दिल्ली का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। वे अपने साथ अपना खाना, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति लेकर आए, जिसने दिल्ली को और भी रंगीन बना दिया। पंजाबी खाना और संस्कृति आज दिल्ली की पहचान का एक अहम हिस्सा है। बंटवारे के जख्म बहुत गहरे थे, लेकिन दिल्ली ने हिम्मत नहीं हारी। ये शहर एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ। शरणार्थियों के आने से शहर की अर्थव्यवस्था को एक नई जान मिली। दिल्ली अब सिर्फ सरकारी बाबुओं का शहर नहीं रहा, बल्कि ये व्यापार, शिक्षा और अवसरों का एक बड़ा केंद्र बन गया। आजादी और बंटवारे की इन घटनाओं ने नई दिल्ली के चरित्र को पूरी तरह से बदल दिया। वो शहर
जो कभी सिर्फ अंग्रेजों के लिए बना था, अब सही मायनों में सबका शहर बन गया था। इसने साबित कर दिया कि दिल्ली का दिल बहुत बड़ा है, जो हर किसी को अपना सकता है। आजादी के बाद से लेकर आज तक दिल्ली ने एक लंबा सफर तय किया है। आज की दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी ही नहीं, बल्कि एक धड़कता हुआ महानगर है। ये शहर राजनीति, व्यापार, शिक्षा, फैशन और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ की आबादी करोड़ों में है और यहाँ भारत के हर कोने से आए हुए लोग रहते हैं। ये शहर एक छोटे हिंदुस्तान जैसा है, जहाँ अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग त्योहार मनाने वाले लोग एक साथ रहते हैं। इसी विविधता ने दिल्ली को एक खास पहचान दी है, जिसे अक्सर दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है। ये शहर हर किसी को खुले दिल से स्वीकार करता है। आज की दिल्ली में पुराना और नया एक साथ बसता है। एक तरफ जहां पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में आज भी इतिहास सांस लेता है, वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव और नोएडा जैसे सैटेलाइट शहरों में शीशे की ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती हैं। यहाँ आपको मुगल काल की हवेलियों के साथ साथ आधुनिक शॉपिंग मॉल भी मिलेंगे। दिल्ली मेट्रो ने शहर की लाइफलाइन बनकर इसे एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ दिया है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन मेट्रो नेटवर्क्स में से एक है। दिल्ली ने हर क्षेत्र में तरक्की की है और आज ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। लेकिन इस तरक्की की एक कीमत भी चुकानी पड़ी है। बढ़ती आबादी, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण आज दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। सर्दियों के मौसम में धुंध और स्मॉग की चादर शहर को ढक लेती है, जो यहाँ रहने वालों के लिए एक बड़ी समस्या है। सरकार और नागरिक मिलकर इन समस्याओं से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद दिल्ली की जिंदगी में एक अलग ही कशिश है। यहाँ के स्ट्रीट फूड, सरोजिनी नगर की शॉपिंग, इंडिया गेट पर शाम की सैर और लोधी गार्डन की सुबह की हरियाली, ये सब दिल्ली के अनुभव का एक हिस्सा है। दिल्ली के बारे में कुछ मजेदार तथ्य भी हैं। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स यानी शौचालय संग्रहालय भी है, जो दुनिया भर में अपनी तरह का अनोखा है। इसके अलावा दिल्ली का एशियाड विलेज 1982 के एशियाई खेलों के लिए बनाया गया था। दिल्ली का खारी बाउली बाजार एशिया का सबसे बड़ा मसालों का बाजार है, जो सैकड़ों सालों से चल रहा है। ये छोटी छोटी बातें दिल्ली को और भी दिलचस्प बनाती हैं। ये एक ऐसा शहर है जो आपको हर मोड़ पर हैरान कर सकता है। यहाँ हर गली में एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही होती है। दिल्ली की कहानी किसी बहती हुई नदी की तरह है, जो अपने साथ इतिहास की परतों को लेकर आगे बढ़ती रहती है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर का शहर नहीं, बल्कि सपनों, संघर्षों और जीती जागती यादों का एक खजाना है। इंद्रप्रस्थ की पौराणिक कथा से लेकर लुटियंस की नई दिल्ली तक और बंटवारे के दर्द से लेकर आज के आधुनिक महानगर तक, इस शहर ने कई रूप देखे हैं। हर दौर ने इस पर अपनी छाप छोड़ी है और यही वजह है कि दिल्ली का चरित्र इतना बहुआयामी और दिलचस्प है। यहाँ की हर इमारत, हर गली और हर खंडहर अपने आप में एक पूरी किताब है। इस शहर की सबसे बड़ी खासियत है इसका लचीलापन। इसने अनगिनत हमले झेले, कई बार उजड़ी, लेकिन हर बार एक नई ऊर्जा और ताकत के साथ फिर से खड़ी हुई। इसने हर संस्कृति को अपनाया और उसे अपना बना लिया। राजपूतों की वीरता, मुगलों की शान, अंग्रेजों का अनुशासन और बंटवारे के बाद आए लोगों का संघर्ष, सब कुछ इसकी मिट्टी में समाया हुआ है। यही गंगा जमुनी तहजीब दिल्ली की असली आत्मा है। ये एक ऐसा शहर है जो अपने अतीत को सम्मान देता है, लेकिन साथ ही भविष्य की ओर भी देखता है। नई दिल्ली का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये भारत की राजधानी है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये भारत की विविधता और एकता का प्रतीक है। यहाँ संसद भवन में देश का भविष्य तय होता है, तो वहीं पुरानी दिल्ली की गलियों में देश का इतिहास जिंदा रहता है। यहाँ इंडिया गेट पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, तो वहीं हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर अमन और भाईचारे की दुआएं मांगी जाती हैं। ये शहर हमें सिखाता है कि कैसे अलग अलग पहचानों के साथ भी एक होकर रहा जा सकता है। अंत में दिल्ली की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये हर रोज लिखी जा रही है। मेट्रो की हर नई लाइन, हर नया फ्लाईओवर और हर नया स्टार्टअप इस कहानी में एक नया पन्ना जोड़ रहा है। चुनौतियां हैं, लेकिन उम्मीदें भी हैं।
ये शहर हमेशा की तरह आगे बढ़ता रहेगा, बदलता रहेगा और हमें हैरान करता रहेगा। दिल्ली सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं है, बल्कि एक एहसास है, एक अनुभव है। ये एक ऐसा शहर है जो एक बार किसी के दिल में बस जाए तो फिर कभी नहीं निकलता। यही दिल्ली है, दिल वालों की दिल्ली, जो हमेशा से थी, आज भी है और हमेशा रहेगी।